हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल साहू है और आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूँ दोबारा से। वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति, जो हमारे जो पेपर डीएससी पेपर है, जो अभी 26 तारीख को होना है एग्ज़ाम, वो उसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ मैं। ये पहले यूनिट का वीडियो है दोस्तों। मैं पहले यूनिट का वीडियो जो अपने डाला था, मैंने केवल अपने पीडीएफ का जो पीडीएफ दिखाया था उस वीडियो में, और उसको विश्लेषण नहीं किया था। इस वीडियो में मैं अपने उस पीडीएफ का विश्लेषण भी करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो दोस्तों, मैं अब अपने वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इसका हमारा पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, भारत की विदेश नीति एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। जो हमारे भारत की जो विदेश नीति, इस पर जो टॉपिक जो है, इसमें भारत की विदेश नीति जो है वो एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य है। यानी कि एक जो स्टार्टिंग में जो हमारे ऊपर जो गुलामी का जो असर था, वहाँ से लेकर के और अभी तक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक, यानी ग्लोबलाइजेशन जो शक्ति हम जो बन के उभरे है भारत, वहाँ तक की भारत की विदेश नीति क्या रही है, उसके ऊपर है ये टॉपिक। तो दोस्तों, पहले हम अपना प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में मैंने लिखा है, भारत की विदेश नीति ने अनेक विश्लेषणात्मक आयामों को दर्शाया है। ये नैतिक सिद्धांतों के संकल्प से लेकर, जो कि पारंपरिक लोकचार, ऊर्जा और विश्व के निराशाजनक परिस्थितियों में भी विश्व का पथ प्रदर्शन बनने की इच्छा में गहराई से अंतर्निहित है और विश्व को अनुभव विचार प्रदान करता है। भारत की विदेश नीति अपनी भौगोलिक अखंडता की रक्षा करने, विचारों और कार्यों में सर्वथा बनाए रखने के साथ साथ अपनी गौरवशाली सभ्यता की ज्ञान पर टिके रहने में सफल रही है। भारत की विदेश नीति यह दर्शाती है कि कैसे एक देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सहयोग और संप्रभुता और प्रतिष्ठा के लिए आपसी सम्मान के सिद्धांत के आधार पर वैश्विक व्यवस्था को चलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम टॉपिक में कहा गया एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से, तो हमें उत्तर औपनिवेशिक राज्य का भी थोड़ा सा प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। तो मैंने भारत की विदेश नीति का प्रस्तावना दिया है कि भारत की विदेश नीति कैसे है और किस चीज़ से आधारित है उसको। और एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के अकॉर्डिंग जो हम प्रस्तावना लिखेंगे वो ऐसे है दोस्तों। भारत को लंबे समय से औपनिवेशिक शासन झेलना पड़ा था। औपनिवेशिक शासक भारत के लिए एक बहुत ही विनाशकारी समय था। भारत ने न केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो दी, बल्कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गया था। औपनिवेशिक शासन ने भारत को सामाजिक, वैचारिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। राजनीतिक स्वतंत्रता के हाशिए के कारण भारत को एक असभ्य बर्बर देश के रूप में दुनिया भर में उपहास झेलना पड़ा। इसने न केवल राष्ट्र के मनोबल को प्रभावित किया, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण में राष्ट्रीय आंदोलन के बीज भी बोए, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत को आज़ादी मिला या भारत आज़ाद हुआ। भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि केवल महान संघर्ष की अवधि थी। भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि न केवल महान संघर्ष की अवधि थी, बल्कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय लोकाचार को फिर से परिभाषित करने और राजनीतिक संचार और सामाजिक संरचनाओं के आत्ममूल्यांकन का भी समय था। जो हमारा जो औपनिवेशिक शासन का जो समय था, अवधि था, वो केवल संघर्ष की अवधि नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय लोकचार को फिर से परिभाषित करने और राजनीतिक संचार और सामाजिक संरचनाओं के आत्ममूल्यांकन का भी समय था। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा प्राप्त अनुभव और भारतीय परंपरा, ज्ञान और व्यवहारिक राजनीति के निश्चय ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को तय किया। दोस्तों, जब हम औपनिवेशिक भारत की बात करते हैं तो औपनिवेशिक राज्य की बात करते हैं। औपनिवेशिक राज्य है क्या दोस्तों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि औपनिवेशिक राज्य क्या है
औपनिवेशिक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों की प्रणाली के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। यह घटना मानव इतिहास में उपनिवेशवाद की एक दुखदायी घटना को प्रदर्शित करती है, जो लगभग 200 वर्षों के लिए संसार में एक सार्थक छोटी आबादी द्वारा बड़ी आबादी को व्यापक गुलाम का प्रतीक है। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि 200 साल पहले जो देश गुलाम था, वो जो गुलाम बनाने वाला कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं था, बस एक छोटी आबादी द्वारा बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाया गया था। उसके पास ताकत था, आर्थिक ताकत था, राजनीतिक ताकत था, सैनिक ताकत था। उसके आधार पर इन्होंने देशवासियों को गुलाम बनाया था और अलग अलग अपने विचार व्यक्त करते रहते थे उसके ऊपर। उत्तर औपनिवेशिक का अर्थ उस समय और स्थान से है जिसके उद्देश्य को उपनिवेशवाद को देखा है। यानी जो दोस्तों उत्तर औपनिवेशिक का जो अर्थ है उस समय और स्थान से है जिसने उपनिवेशवाद को देखा है, यानी जिसने गुलामी को देखा है, या उस विश्व व्यवस्था से है जो औपनिवेशिक काल के अंत के बाद उभरी है। यानी वो विश्व व्यवस्था है जो एक गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली है उस समय को दर्शाता है। दूसरे अर्थों में अगर समझें उत्तर औपनिवेशिक काल को या राज्य को, तो वो क्या है? उत्तर औपनिवेशिक राज्य वो विश्व व्यवस्था है जो औपनिवेशिक दौर का अनुभव करने के बाद आई है। औपनिवेशिक युग बहुत क्रूर था और उसने विज्ञान का सहारा लेकर औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से तथा लाइसेंस फेयर और गोरे आदमियों का बोझ जैसी नई विचारधारा के द्वारा सभ्यता के प्राकृतिक विकास को तोड़ दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, उनका जो गोरे लोगों का जो विचार था वो ज़बरदस्ती इंडिया पर भी थोपा गया था और उसी विचारधारा ने जो हमारे आंतरिक जो सभ्यता था उस प्रकृति को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के धर दिया था। हमारे देश को लूटा गया था, काफ़ी जगह जगह से जितने भी हमारे देश के प्राकृतिक और महंगे धातु और संसाधन थे वो सब लेके चले गए थे। इस पूरे प्रक्रमण में जो सबसे विश्वासघाती था वो यह कि स्वदेशी लोगों के विकास और अन्य के नाम पर उपनिवेशवाद का प्रचार करना था। जो इसमें जो सबसे विश्वासघाती अंग्रेजों ने किया है वो क्या किया था? जो पहले ये तो कहते थे कि हम स्वदेशी लोगों के विकास कर रहे हैं, लेकिन वो स्वदेशी लोगों को विकास नहीं कर रहे थे, वो अपने नाम अन्य के नाम पर उपनिवेशवाद का प्रचार कर रहे थे कि कैसे ये सब गुलाम बने हैं, इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, अपनी ताकत का प्रचार कर रहे थे। वो औपनिवेशिक गतिविधि ने औपनिवेशित राष्ट्रों में स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। जैसे कि दोस्तों मैं पहले ही बताया, जो औपनिवेशिक गतिविधियाँ था उन्होंने उपनिवेशित राष्ट्रों को, यानी औपनिवेशिक उसको कहते हैं दोस्तों जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जो और उपनिवेशित वो है जिसके अंदर हम जो गुलाम हैं। यहाँ पे उपनिवेशित सबका गुलाम राष्ट्रों से है दोस्तों। उन्होंने इस सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। जिस देश में ये जाते थे उस देश में, हाल ही के दिनों में हम चाइना को ले लेते हैं, चाइना जिस देश में अपनी एंट्री करता है दोस्तों उस देश को बर्बाद कर देता है। जैसे श्रीलंका में उसने एंट्री किया, पाकिस्तान में उसने एंट्री कर किया और साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका भी जिस देश में एंट्री करता है उस देश को बर्बाद कर देता है। हाल ही की घटना को हम ले सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। अभी हाल ही की घटना आप सब जानते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ था। तो ऐसे ही है दोस्तों ये सब भी। समकालीन दौर में उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन ने राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को एक नया आयाम प्रदान किया था। उत्तर औपनिवेशिक समझ ने उत्तर औपनिवेशिक राज्यों की विदेश नीति को दिशा प्रदान किया। इस प्रकार उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन विकासशील देशों की विदेश नीति की व्याख्या करता है जो पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने एक ऐसी विदेश नीति विकसित किया है जो नैतिक पर आधारित है, भेदभाव रहित है और समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण में सहायक है।
जो भारत की विदेश नीति है दोस्तों, वो क्या है, एक नैतिक पर आधारित है। भारत की जो विदेश नीति नैतिकता पर आधारित है, भेदभाव का विरोध करता है भारत, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास का नारा देता है भारत। अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण में भी बहुत मदद करता है। हाल ही की घटना को आप देखते हैं, जो कोरोना संकट जो हुआ था उसमें भारत ने सबको कितना मदद दिया था। हर छोटे राष्ट्र को भारत ने मदद दिया था, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे राष्ट्र को भी भारत ने मदद पहुँचाया था। विदेश नीति का अर्थ देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं किसी चीज़ की नीति की, तो जैसे हमारे जो भी हमने एग्ज़ाम दिया है पब्लिक पॉलिसी का, तो उसमें सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी का अर्थ यानी लोक नीति का अर्थ पूछा था हमसे। तो इसीलिए जैसे किसी चीज़ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, वो उसमें उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ विदेश नीति का अर्थ बताया है। विदेश नीति वह नीति या दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है, जिसमें संबंधों का निर्माण या उनसे दूरी अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता बनाई जाती है। विदेश नीति वह कला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुद्ध आधार प्रस्तुत करती है। एक राष्ट्र के क्या क्या राष्ट्रीय हित है एवं किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना वो विकसित करना चाहता है। जॉर्ज मोडलेस्की के अनुसार, जो दोस्तों जॉर्ज मोडलेस्की जो एक विचारक हैं, उन्होंने विदेश नीति को किस हिसाब से परिभाषित किया है, उनके अनुसार देखते हैं हम विदेश नीति। जॉर्ज मोडलेस्की के अनुसार विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों का सुव्यवस्थित वो विकासशील रूप है जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों से व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने अथवा यदि ऐसा न हो पाए तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लो दोस्तों, इसका कहना क्या है कि विदेश नीति जो है वो किसी भी राज्य की गतिविधियाँ सुव्यवस्थित वो विकासशील रूप है जिसके द्वारा वो एक अन्य राज्य का जो व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करता है या उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जो वातावरण जो है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। एंडरसन वो क्रिस्टल के अनुसार दोस्तों हम देखते हैं विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है जिसके द्वारा किसी राज्य के आचार को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टि करना है। इन्होंने भी वही बात बताया दोस्तों कि कैसे विदेश नीति किसी के हितों को प्रभावित करती है, कैसे अपने सुरक्षा व्यवस्था बनाए। अब हाल ही में देख लेते दोस्तों कि इंडिया और जो क्वाड देश है, अभी जो साउथ चाइना सी में जो भी मामला चल रहा है जितना भी ये, तो उसमें एक क्वाड का संगठन किया है भारत, और जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इनका जो नीति है दोस्तों, ये नीति बनाया है कि जो चीन के बढ़ता जो कदम है, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको प्रभावित करना है, उसको विस्तार होने से रोकना है। जैसे कि अब ताइवान को लेकर चीन ने जो बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ रखा है कि ताइवान उसके आंतरिक हिस्सा है, एक अखंड चीन की जो नीति जो अपनाया है चीन ने, तो इसी के विरुद्ध एक क्वाड का ही संगठन किया गया है कि जो कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो यही है दोस्तों, साधारण शब्दों में कहें कि विदेश नीति जो है वो एक दूसरे के साथ व्यवहार को, उसके साथ समझौते को दर्शाता है जिससे वो अपने देश का विकास कर सके और अपने आंतरिक रक्षा भी कर सके। यही सब देखो, भारत की विदेश नीति में सिद्धांत एवं निर्धारित तत्व क्या होते हैं दोस्तों, वो हम बात करते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसको कौन से सिद्धांत एवं निर्धारित तत्व है, किस सिद्धांत पे आधारित है। मैंने तो पहले भी कहा था दोस्तों, नैतिकता पे आधारित है, लेकिन दोस्तों इसका सिद्धांत अलग है और तत्व, इसको निर्धारित यानी कारक जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, इसके कारक भी अलग हैं। अब इसके हम कारक और सिद्धांत को पढ़ते हैं।
स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष और निरंतर राष्ट्रीय आंदोलन के बाद 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत की विदेश नीति को दिशा एवं स्वरूप प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट भी किया है। लंबे औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की विदेश नीति में उत्तर औपनिवेशिक विशेषताएं दिखती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब राष्ट्रीय नेता भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्यों की समीक्षा, पूर्ण मूल्यांकन और पूर्ण व्याख्या कर रहे थे, तो उसे पता चला कि कैसे ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी मूल्यों और व्याख्या को भारत में बलपूर्वक लागू किया था। इस प्रकार भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली, आधुनिक न्यायपालिका, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू हुआ था। ये सब जानते हैं दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि भारत में कैसे ब्रिटिश शासन ने अपना कानून व्यवस्था लागू किया था, और वो भी ज़बरदस्ती। भारत की विदेश नीति में भी ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश शासन मजबूत संप्रभुता, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सैन्य शक्ति के सर्वोच्च पर जोर देता था। जो ब्रिटिश शासन था दोस्तों, वो मजबूत संप्रभुता और शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सैन्य शक्ति पर वो जोर देता था। जैसे अभी भारत भी इसी शक्ति के ऊपर जोर दे रहा है कि शासन संप्रभुता बनाए रखना, अपने देश की शक्ति संतुलन बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग देना, सैन्य शक्ति हमारा ज़्यादा हो। तो भारत की भी नीति उसकी नीति के साथ मिलता जुलता है। यद्यपि ब्रिटिश शासन कठोर और शोषक था, परंतु उनकी मूल प्रणाली स्वतंत्र भारत सरकार को विरासत में मिला। जैसे कि दोस्तों मानते हैं कि ब्रिटिश शासन बहुत कठोर था, लेकिन जो उसका जो मूल प्रणाली था, जो उसका अस्तित्व था, वो भारत को एक विरासत में मिला था। जैसे कि हम मानते हैं हमारे माता पिता की जो धन संपत्ति है वो हमें एक विरासत के तौर पे मिलती है, तो ऐसे ही भारत को जो ये नीति और ये मुख्य जो सशक्तिकरण का जो मुद्दा था, वो भारत को ब्रिटिश सरकार से एक विरासत के रूप में मिला था। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने न तो ब्रिटिश व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग दिया और न ही वो अपनी परंपरा, संस्कृति और लोकाचार को भूला, जिससे भारत ने पीढ़ियों से संभाल कर रखा था। जैसे कि मानते हैं दोस्तों, ब्रिटिश शासन व्यवस्था तो हमने अपनाई है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो गया, द्विसदनीय शासन प्रणाली है। हमारे जो संविधान में जो काफ़ी अनुच्छेद भी लिया गया है, तो वही ब्रिटिश अधिनियम से लिया गया है, 1935 और 1900 के नियम से। लेकिन भारत ने अपनी जो उनका जो सांस्कृतिक था, उनका जो परंपरा था, उनको बिल्कुल नहीं त्यागा। आज भी हम भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को देखते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा और संस्कृति को हर जगह फैलाने की कोशिश की है, और हर जहाँ भी जाते हैं तो वो हिंदी में ही बात करते हैं, जो हमारे एक मातृभाषा माना जाता है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य के विशेषता के कारण भारत एक अनोखी प्रकार की विदेश नीति प्रदर्शित करता है। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य की विशेषताओं के कारण भारत की जो विदेश नीति है, एक अनोखी विदेश नीति प्रदर्शित करती है, जिसमें नींव प्राचीन भारतीय मूल प्रणाली में है तथा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुकूल भी है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति में वैश्विक दबावों का असर नहीं पड़ता। जो भारत की विदेश नीति है दोस्तों, उस पर वैश्विक दबाव नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो अब हाल ही में जो अमेरिका ने हमारे ऊपर हमें जो धमकी दिया था, जैसे कि इंडिया अगर रशिया से S-400 की डील करता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात है, ये जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार था, तो इंडिया ने इन चीज़ों को अनदेखा किया कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने देश की सुरक्षा की बात देखनी है कि हमारे अपने देश की सुरक्षा
कैसे की जाए, हमें अपने किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हाल ही में दोस्तों आपने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के भी बयान सुने हैं कि भारत को अब पश्चिमी राष्ट्रों के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, या दुनिया के कानूनों के हिसाब से नहीं, अब दुनिया भारत के नियमों और कानून के हिसाब से चलाया जाए। इतनी बड़ी बयान जो हमारे विदेश मंत्री ने दिया है, तो इससे हम देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि हमारे जो देश है बहुत एक शक्तिशाली राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है, और साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था भी हमारा जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। एक कोरोना टाइम में भी जिसे जब सभी देश की अर्थव्यवस्था इतनी धीमी पड़ रही है ग्रोथ करने के लिए, उसमें भी काफ़ी तेज़ी से इंडियन ग्रोथ जो अर्थव्यवस्था है ग्रोथ कर दी है बहुत तेज़ी से। इसके ऊपर हाल ही में कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने अपना चिंतन जताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और सब विकासशील देश में सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था है, ना कि चाइना, अमेरिका, फ्रांस, इन सब की अर्थव्यवस्था को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति बौद्धिक सिद्धांत से भी बहुत प्रभावित हुई है दोस्तों। जो भारत की जो विदेश नीति है उसमें बौद्धिक सिद्धांत भी बहुत देखने को बहुत प्रभावित करती है। जैसे जो दोस्तों पंचशील या पंचसूत्र की अवधारणा ने अन्य देशों के साथ भारत के संबंध को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि पंचशील है क्या, जो पंचशील जो है दोस्तों वो हमारे जो विदेश नीति का जो सिद्धांत है उसमें 5 सिद्धांत को दर्शाया गया है, और उन्होंने भारत की विदेश नीति को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखते हैं दोस्तों पंचशील भूमिका आखिर है क्या भारत। देखो पंचशील के रूप में भारत की विदेश नीति में मुख्य 5 सिद्धांत है जो इस प्रकार है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। 5 सिद्धांत है दोस्तों। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, यानी भारत हमेशा से ही एक दूसरे की अखंडता संप्रभुता का सम्मान करता है। भारत कभी भी किसी भी देश के को तोड़ने की विचार नहीं करता, ना ही किसी देश के ऊपर हमला करता है, उसके संप्रभुता का सम्मान करता है, यानी कि वो देश स्वतंत्र है, वो भी अपनी खुली विचार रख सकते हैं हर जगह। तो ऐसे भारत ने सबका साथ सबका विकास लेकर जो नारा दिया है भारत के हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबका साथ और सबका विकास, वो हमारे विदेश नीति में भी देखने को मिलता है, ना कि आंतरिक नीति में। या आंतरिक नीति में तो हमारा सबका साथ सबका विकास चल ही रहा है, लेकिन जो हमारा विदेश नीति है उसमें भी भारत ने सबका साथ और सबका विकास का मुद्दे को साथ लेकर चला है। परस्पर अनाक्रमण, यानी हम किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करते। पहले अगर कोई देश हम पे आक्रमण करते हैं तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। जैसे कि हाल ही में हम गलवान घाटी को ले सकते हैं। गलवान घाटी में जितने भी जो झड़प हुए हैं, सैनिक झड़प जो हुआ था, खूनी झड़प भी, काफ़ी सैनिक हमारे मारा गया इसमें, और हमने उसके सैनिक भी मारे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। भारत किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, अगर भारत के तरफ कोई हाथ बढ़ाता है कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मदद करो, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, तो आप मेरे उस बर्बादी से बचाए। जैसे कि हाल ही में अभी जो श्रीलंका का हाल हो गया है, श्रीलंका जो भारत पर अपना हाथ बढ़ाया, तो उसके बाद भारत ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, और वहाँ पे जो गृह युद्ध छिड़ा है उसे शांत करने की भी अपनी नीति को बढ़ावा दिया है। और भारत आज से नहीं, आज से पहले काफ़ी साल पहले भी जब भारत में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ा, तो भारत ने कई बार अपनी सैनिक भेज के वहाँ पे ये गृह युद्ध को ख़त्म करवाया है। और श्रीलंका को हर टाइप का मदद दिया है, जैसे मेडिसिन हो, खाने पीने का चीज़ हो, दवाई हो, और तेल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना हो, तो हर क्षेत्र में भारत उसका मदद करता है। सामान्य और परस्पर लाभकारी संबंध, भारत हमेशा सभी से लाभकारी संबंध रखना चाहता है, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना चाहता है। शांतिपूर्ण और अस्तित्व, भारत विश्व में एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है शांतिपूर्ण व्यवस्था को अपनाना या शांतिपूर्ण नीति को अपनाना, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना विश्व में। हाल ही में दोस्तों आप देखते हैं यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच, इसमें भी भारत ने तटस्थ का नीति अपनाया है, लेकिन ये तटस्थ का नीति भी पश्चिमी राष्ट्रों को नहीं समझ में आ रहा है, या पश्चिमी राष्ट्र इसे भी मानने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि भारत किसी न किसी रूप से रशिया का मदद कर रहा है।
तो भारत एक तटस्थ नीति है दोस्तों। भारत कभी भी किसी भी देश के या किसी भी देश पे जो हमला होता है या कोई आक्रमण करता है तो भारत उसका विरोध करता है। लेकिन ये नहीं है कि भारत गलत और सही को समझने में नाकाम है। भारत गलत और सही समझता है, और क्या गलत है नहीं क्या सही है इसके ऊपर भी भारत को अच्छी समझ है। तुम देखते हैं पंचशील ने भारत को विश्व में एक परोपकारी और गैर आक्रामक देश के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता की है। जो हमारे पंचशील की जो नीति है वो भारत को विश्व में एक परोपकारी और गैर आक्रामक देश के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता दी है। साथ ही पंचशील ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद की, क्योंकि विश्व युद्धों को देखने के बाद शांतिपूर्ण और सहयोगी वातावरण चाहता था। भारत शांति और सहयोग के पथ पर चलने वाला राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। भारत की विदेश नीति में विश्व शांति के लिए भारत की प्रकृति सत्य और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत से आई है। जो देखते हमारे गांधी जी देखते दोस्तों, हमारे जो गांधी जी थे वो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, और वो भी सत्य और अहिंसा पे, यानी कि विश्व में कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, सत्य का राज्य होना चाहिए, यानी राम, जिसको हम कहते हैं राम राज, ऐसी स्थिति बनाना चाहते थे। राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत गहरा है। गांधी जी की सत्य और अहिंसा की शिक्षा न केवल भारत की विदेश नीति में समावित थी, बल्कि पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा की जाती है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व देखते हैं दोस्तों। भारत की विदेश नीति का जो सिद्धांत है वो तो दोस्तों मैंने बता दिया। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या था, वो 5 सिद्धांत है जो पंचशील के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व देखते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व इस प्रकार है: राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सामंजस्य संबंध बनाए रखना, राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श भौगोलिक स्थिति। दोस्तों ये जो है 5 निर्धारित तत्व है जो किसी भी देश की जो विदेश नीति है उसको दर्शाता है। ये निर्धारित कारक मानते हैं इसको, या कारक है, या जैसे हमारा जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इसमें भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए, या भारत की विदेश नीति क्या है और पंचशील सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बन सकता है इसमें फर्स्ट यूनिट जो है। तो इसी को मैंने कवर किया है इस चैप्टर इसमें। अब देखते हैं दोस्तों ये 5 जो मैंने निर्धारित तत्व दिए थे इसका मैंने व्याख्या भी किया है, थोड़े से व्याख्या कर दिया है। ये देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हित। विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है, उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाए। ये हित हमेशा एक से नहीं रहता, समय समय पर यह आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दोस्तों ये अगर मैं पूरा डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसे देख लेना। मैंने इसमें 5 निर्धारित तत्वों को दर्शाया था। अब दोस्तों भारत की विदेश नीति का सिद्धांत भी है। देख तो कुछ सिद्धांत ऐसे भी है जो उसमें मैंने नहीं दिखाया था, वो साफ नहीं है, साफ है, लेकिन जो ये कुछ में है उसमें अलग था। लेकिन ये जो सिद्धांत है आदर्श सिद्धांत है दोस्तों, वो तो हमारे पंचशील का जो सिद्धांत था वो मैंने दर्शाया है। लेकिन भारत की विदेश नीति की जो आदर्श सिद्धांत है वो इस तरह है: तटस्थ अथवा असंलग्नता, यानी तटस्थ रहना, किसी भी गुट में नहीं शामिल होना। ये भारत की विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता को बनाए रखना। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग और मित्रता को बनाए रखने का प्रयास करता है। भारत कभी भी किसी भी के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अगर भारत को मजबूर करता है तो भारत छोड़ता भी नहीं है। सह-अस्तित्व अथवा पंचशील, दोस्तों क्या सिद्धांत था पंचशील में वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसको गौर से देख लेना। अब ये देखते हैं दोस्तों कि भारत, इसके बाद है चौथा है दोस्तों साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद असमानता का विरोध। भारत हमेशा से साम्राज्यवाद, यानी जो चाइना की जो नीति है विस्तारवाद, उसे साम्राज्यवाद भी कहते हैं, और उपनिवेशवाद यानी जो हमें किसी को कोई ज़बरदस्ती गुलाम बनाता है, किसी को कर्ज दे के या कुछ
और एवं रंग भेद परक, जो रंग भेद परक है दोस्तों कि जैसे कि किसी के आधार पे जैसे रंग भेद परक को दोस्तों हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में जो काले और गोरे का जो भेद परक था, तो उसका हमेशा से इंडिया इन नीतियों का विरोध करता आया है। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, यानी भारत कभी भी अपने आंतरिक मामले में किसी भी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता। भारत हमेशा से ही अपने आंतरिक मामले में किसी अन्य देश को आने से रोकता है। भारत की जो भी समस्या आंतरिक है वो उसे भारत स्वयं सुलझाना चाहता है, ना कि किसी की मदद लेके। भारत इस काबिल है कि वो अपनी सुरक्षा को स्वयं सुधार सके और उस पर कंट्रोल कर सके। दोस्तों भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं वो ये है। भारत की विदेश नीति जो है दोस्तों, वो मैं इसकी विशेषता जो लिखा है वो इस प्रकार है। भारत भूभाग की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए भारत की विदेश नीति विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो भारत की विदेश नीति की विशेषताएं क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही है। निःशस्त्रीकरण में विश्वास, अथवा भारत मानता है कि शस्त्र के दौर से मानवता के विनाश की तैयारी हो रही है। शस्त्र की दौर से यानी जैसे कि हम जो शस्त्र की होड़ चलाई है दोस्तों, मानव को एक विनाश की तरफ लेके जा रही है। किसी भी देश की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना और कोई भी देश भारत के आंतरिक मामले में दखल न दे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग को बढ़ाना, संसाधन की शुद्धता पर आधारित अथवा विश्व के साधनों पर किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। जैसे कि जो विश्व की संसाधन है दोस्तों, जो प्राकृतिक नेचुरल जो रिसोर्सेज है, उस पर भारत चाहता है कि सब बराबर से जितने भी देश है उस पर सबका बराबर अधिकार है। लेकिन देशों कुछ शक्तिशाली देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपीय कंट्री है, रशिया है, ये सब काफ़ी हद तक जो रिसोर्सेज है उस पर अपना अधिकार जमाता है। इसके लिए काफ़ी बार युद्ध भी हो रहा है और अभी भी जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी जो बड़ी मुद्दा है वो है नाटो में शामिल ना होना, जिससे रशिया के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। और दूसरा दोस्तों जो चाइना का जो मामला है, चाइना हमेशा से साउथ चाइना सी को अपना माना है, लेकिन जो इसको क्यों अपना मानता है, क्योंकि साउथ चाइना सी रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विश्व के व्यापार का तकरीबन 30% हिस्सा इसी रास्ते से होता है। तो विश्व व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए चाइना इसके ऊपर दबदबा अपना चाहता है, लेकिन ऐसा करना चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं दोस्तों 7वां जो है नक्सलवाद और रंग भेद का विरोध। दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले भी बताया कि भारत हमेशा से आतंकवादी, नक्सलवाद और रंग भेद का विरोध करता है, जैसे कि पाकिस्तान इन सब का समर्थन करता है। सभी देश से मित्रता बनाए रखना, भारत सभी देश से मित्रता चाहता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। भारत हमेशा से ये कहा है कि ये विश्व ही हमारा परिवार है। दोस्तों ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप देख लेना और निष्कर्ष आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और ये जो है दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन डाला है इसमें, जो मैंने ये क्वेश्चन खुद बनाया है, आप देख सकते हैं। उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। कि दोस्तों कैसे मैंने प्रस्तावना लिखा है, फिर उसके बाद औपनिवेशिक राज्य उत्तर औपनिवेशिक राज्य है क्या उसको डिस्क्राइब किया है, फिर भारत की विदेश नीति की जो सिद्धांत है उसका तत्व है, उसके विशेषताएं हैं, तो वही चीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। दूसरा है विदेश नीति को परिभाषित कीजिए। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं, वही चीज़ है दोस्तों। मैंने भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया, यानी विदेश नीति को भी परिभाषित की है, और भारत की विदेश नीति की मुख्य निर्धारित तत्व, विशेषताएं, सब कुछ बताया दोस्तों इसमें। तीसरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत
भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों और विशेषताएं क्या है, व्याख्या कीजिए। वही चीज़ है दोस्तों जो मैंने आगे आपको बताया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई आपको कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपको अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने जितने भी वीडियो हैं उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ताकि आप वहां से लिंक और पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। धन्यवाद दोस्तों।